जोहार साथियों, मैं मुकेश बिरुआ। आदिवासियों के सेंटिमेंट को समझने में आज़ाद भारत की सरकारें अंग्रेज़ों से कहीं ज़्यादा असंवेदनशील रही है। आज उसी को समझने का प्रयास करते हैं। जब झारखंड अलग राज्य नहीं था, उस समय बिहार की सरकार झारखंड क्षेत्र के आदिवासियों की सभ्यता और संस्कृति को बिल्कुल नहीं समझती थी। आदिवासियों की संस्कृतियों को शासन की प्रक्रिया में शामिल नहीं करने के कारण आदिवासियों का गैर आदिवासी शासन यानी दीकू व्यवस्था से लगातार आक्रोश का संबंध होता गया। उसी कड़ी में एक गोलीकांड 8 सितंबर 1980 को हुआ था, जिसे गुआ गोलीकांड के रूप में याद किया जाता है। यह आज के झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत उड़ीसा से सटा खनिज संसाधनों से भरा हुआ इलाका है। यह गोलीकांड झारखंड आंदोलन के इतिहास में सबसे क्रूर नरसंहारों में से एक था। उस समय झारखंड के सिंहभूम जिला में जंगल काटो आंदोलन अपने चरम पर था। आंदोलन का यह नाम सरकार और प्रशासन ने दिया था। कई बार हमारी बातों को, संस्कृतियों को नहीं समझने के कारण सरकारें अपने मुताबिक एक राय आदिवासियों के विरुद्ध बना लेती है और उसी का प्रचार प्रसार करती है। जंगल काटो आंदोलन या बाद में इसे शॉर्ट में जंगल आंदोलन कहा गया कि सच्चाई को भी आज समझते हुए आगे बढ़ेंगे। आदिवासियों की सांस्कृतिक विरासत के हिसाब से जंगल भी आदिवासी समाज का अभिन्न अंग है। चूँकि आदिवासी कंदमूल, फल फूल, जड़ी बूटी, जलावन की लकड़ी, इमारती लकड़ी और ऐसे ही जीवनोपयोगी सामग्रियों एवं सांस्कृतिक महत्व के सामग्रियों के लिए जंगल पर आश्रित रहता है। उसी में साल एक सांस्कृतिक महत्व का पेड़ इस सारंडा में बहुतायत में पाया जाता है। आदिवासियों की पूजा पद्धति और विश्वास का यह पेड़ प्रतीक है। झारखंड के आदिवासियों का धार्मिक पहचान सरना के केंद्र में भी यही पेड़ है। मतलब साल के पेड़ इस क्षेत्र के आदिवासियों के लिए आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और यह समझ दीकुओं को नहीं थी और न ही उन्होंने जानने की कोशिश की। अब हुआ क्या कि 1978 के दशक में वन व्यापार निगम की स्थापना की गई। उसका कारण यह था कि सरकार सोचती थी कि अंग्रेज़ों के द्वारा जंगल के लकड़ियों से रेल ट्रैक बनाया गया तो वह एक तरह से फ़ायदे का काम था, लेकिन उसके बाद जंगलों को नॉन प्रोडक्टिव माना गया। तो जंगल को कमर्शियलाइज करने के लिए सागवान प्लांटेशन शुरू किया गया। साल के पेड़ों को काट कर सागवान लगाया जाने लगा, जिस कारण साल का जंगल नष्ट हो रहा था। सागवान के पेड़ के नीचे घास तक समाप्त होते चले गए। कई जड़ी बूटियां जो जंगल के अंदर आदिवासियों के स्वास्थ्य के साथी होते थे, जब ज़रूरत पड़ने पर नहीं मिलने लगे तो लोगों को चिंता होने लगी। चर्चा होने लगी कि हमारा उपयोगी जंगल नष्ट हो रहा है और उसका कारण ये सागवान के पेड़ हैं, जो इस जंगल के पेड़ ना होकर विदेशी पेड़ हैं और हमारे जंगल की जैव विविधता को नष्ट कर रहे हैं। जब यह विचार सभी आदिवासी समुदायों में परिपक्व हुई कि सागवान के कारण सारंडा की जैव विविधता समाप्त हो रही है और इस जंगल को भविष्य के लिए भी हमें बचा के रखनी है, लोगों ने सागवान के पेड़ को जो नए लगे थे उसे उखाड़ना शुरू किया। इसकी शुरुआत मछुआ गगराई ने नकटी में सागवान की नर्सरी को उजाड़ने से शुरू की। फिर कोयड़ा और सेरेंगदा के नर्सरी को मोरा मुंडा के नेतृत्व में उजाड़ा गया, तो बंदगांव में लाल सिंह मुंडा के नेतृत्व में सागवान के नर्सरी को उखाड़ फेंकने का यह अभियान आगे बढ़ता ही गया। अब लोग जंगल में लगे सागवान के पेड़ को भी काटने के अभियान में जुट गए, क्योंकि इसी विदेशी पेड़ के कारण जंगल की जैव विविधता खतरे में थी। अच्छा, एक और वाकया अंग्रेज़ों के समय में हुई थी। सारंडा से जब रेल की पटरियों के लिए लकड़ियां ली जाने लगी, तब फॉरेस्ट एक्ट 1878 तक में सारंडा जंगल को पूरी तरह रिजर्व कर दिया गया था। रिजर्व फॉरेस्ट होने के कारण जो भी लोग इस रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर में रहते थे, उन लोगों को जबरन जंगल से हटाया गया। कई सारे गांव थे वह सब फॉरेस्ट विलेज के रूप में थे, रेवेन्यू विलेज नहीं थे। वैसे गांव से उस समय आदिवासियों को जबरन हटा दिया गया था। जब सागवान काटो आंदोलन शुरू हुआ, तब जंगल के अंदर में पहले के गांव के शमशान, जिसे हो समाज में श्मशान बोलते हैं, मिलने लगे। रिजर्व फॉरेस्ट घोषित होने पर जो लोग, कोई उड़ीसा तो कोई अपने संबंधियों की यहाँ रहने गए थे, वे लोग अपना दखल स्थापित करने के लिए पुनः वापस आने लगे। नेताओं ने ऐलान किया कि उन सब जगहों में दोबारा मैदान बना के खेती बाड़ी शुरू करनी है और वही प्रयास जोर शोर से चलाया गया। सागवान के नर्सरियों को उजाड़ने और जंगल के सागवान के पेड़ों को काटे जाने से प्रशासन और सरकार ने आदिवासियों के विरुद्ध एक तरह से युद्ध छेड़ दिया।
आपदा में अवसर खोजने वाले अक्सर हर जगह होते हैं। जंगल की लकड़ियों को काटने का ठेका पहले मिला करता था और ये दीकू लोग यानी बाहरी लोग सरकार से साठगांठ करके ठेका हथियाते थे। आदिवासी लोग सागवान को काट कर गिरा देते थे। वे लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते थे और उनकी ज़रूरत में थी भी नहीं, तो ये ठेकेदार लोग जंगल से कटे हुए सागवान के पेड़ को उठाते थे और बेचते थे। सागवान काटो आंदोलन से ठेकेदारों की तो लॉटरी एक तरह से लग गई, उसका लालच बढ़ गया, तो ये लोग आदिवासियों को दूसरी इमारती लकड़ियां भी काट के गिरा देने के लिए प्रेरित करने लगे। कुछ पैसों के लिए कुछ लोग ऐसा करने भी लगे। कुछ लालची आदिवासियों को इसका अंदाज़ा नहीं था कि जंगल के दूसरे पेड़ों को काटने से उनका सागवान काटो आंदोलन का स्वरूप ही बदल जाएगा। दीकू ठेकेदारों ने जंगल के जंगल साफ करवाना शुरू कर दिया। आदिवासियों को अपनी जगह मिल रही थी और ठेकेदारों को लकड़ी। इसी कारण यह आंदोलन अब जंगल काटो अभियान की तरह दिखने लगा था। नतीजा यह हुआ कि आदिवासियों के सागवान काटो आंदोलन को जंगल काटो अभियान के रूप में प्रचारित और प्रसारित किया गया। आदिवासियों को जंगल को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों के रूप में बताया गया। ठेकेदारों के बहकावे में आकर वैसा दिखने भी लगा था। इस तरह यह आंदोलन सागवान काटो आंदोलन से जंगल काटो आंदोलन में बदल रहा था। लेकिन प्रशासन ने उसी रूप में उसे प्रचारित किया था, तो दुनिया ने भी उस आंदोलन को जंगल काटो आंदोलन या संक्षिप्त में जंगल आंदोलन ही के रूप में जाना। विस्तृत रूप से जाने तो सागवान काटो आंदोलन से आदिवासी समुदाय सरकार की असंवेदनशील कार्रवाई, वनों की कटाई और सारंडा जंगल में पूंजीवादी घुसपैठ की चालों का विरोध कर रहे थे। सागवान के बागान आदिवासी समुदायों के जीवन में पूंजीपतियों और बिहार राज्य के साठगांठ द्वारा शोषण और उत्पीड़न के लिए प्रतीकात्मक अतिक्रमण थे और यह वास्तविकता आदिवासी समुदाय को अच्छी तरह से पता था, क्योंकि दीकुओं यानी कि बाहरी लोगों ने ऐतिहासिक रूप से उनके संसाधनों को लूटने का काम किया था। जंगल की लकड़ियों को ठेकेदारों से कटवाना और दीकुओं को बेचना भी एक लूट ही थी। उनके पूर्वजों ने दीकुओं के ऐसे अतिक्रमण और उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। दुर्भाग्य से अपनी सामाजिक सांस्कृतिक संपत्ति, जीवन और स्वशासन की रक्षा के लिए आदिवासियों के पूर्वजों के सामाजिक आंदोलनों को अंग्रेजों ने विद्रोह के रूप में लिखा और बाद में उसी परिप्रेक्ष्य में मुख्य धारा के लेखकों ने भी इसका समर्थन किया, जो कि गलत धारणा थी। वह सामाजिक आंदोलन थे, विद्रोह नहीं थे। अविभाजित सिंहभूम जिले में सागवान काटो आंदोलन के प्रमुख नेता देवेंद्र माझी, शैलेंद्र महतो, सुलापूर्ति, मोरा मुंडा, मछुआ गागरई और लालचंद महतो आदि थे। सागवान काटो आंदोलन को दबाने के लिए बिहार सरकार ने बड़ी संख्या में बिहार सैन्य पुलिस यानी कि बीएमपी तैनात की थी। सागवान काटो आंदोलन जंगल काटो आंदोलन के रूप में 1978 से 1985 तक जारी रही। इसकी प्रतिक्रिया में वन विभाग और पुलिस द्वारा व्यापक रूप से अकथनीय जुल्म ढाया गया। हजारों लोग जेलों में बंद किए गए, सैकड़ों गांव जलाए गए, दर्जनों लोग गोलीकांड में मारे गए और भी कई तरीके से लोगों को उत्पीड़ित किया गया। झारखंड आंदोलन के सक्रिय समर्थक फादर मैथ्यू अरिपरम्पिल ने उच्चतम न्यायालय में जंगल के जमीनों पर आदिवासियों के अधिकारों को पुनर्बहाल करने के लिए एक जनहित याचिका दायर की थी। कई वर्ष मुकदमा चला। बाद में पक्ष में तमाम साक्ष्यों की मौजूदगी के बावजूद न्यायालय ने जंगलों पर अंग्रेजों के अन्यायपूर्ण कब्जे और उसे आज़ाद भारत द्वारा बरकरार रखने को ही उचित करार दिया और आदिवासियों के जंगल में पुनर्बहाली के खिलाफ निर्णय दिया। दिलचस्प बात यह है कि उसी भारत सरकार ने 2006 के वन अधिकार अधिनियम में स्वीकार किया कि आदिवासियों के साथ वन अधिकारों के संदर्भ में ऐतिहासिक रूप से अन्याय किया गया है, जिसे दूर करने के लिए वन अधिकार अधिनियम बनाया जा रहा है। या तो एक तरह से अन्याय की पराकाष्ठा है भाई। जंगल पर इससे पहले वाले वीडियो सब में मैंने यह बताया था कि अंग्रेजों ने फॉरेस्ट एक्ट इसलिए बनाया ताकि जंगल को आदिवासियों से छीना जा सके, और हुआ भी वही। सारंडा को फॉरेस्ट एक्ट के तहत ही रिजर्व करके आदिवासियों को जंगल से निकाल दिया गया। वन अधिकार अधिनियम 2006 ही एक ऐसा कानून है जिसमें वनों पर आदिवासियों के अधिकारों को पुनर्परिभाषित कर रहा है। लोकतंत्र में इसलिए समय समय पर सरकार बदलनी जरूरी है ताकि जनता के हित में भी कुछ निर्णय लिए जा सके, नहीं तो पिछले 10 सालों में हमने तानाशाही को तो देखा ही है।
तो जंगल काटो आंदोलन के स्वरूप बिहार सरकार के दमन से पीड़ित आदिवासी दर दर भटक रहे थे। उसी समय गोवा में एक और आक्रोश लौह अयस्क के खनन के खिलाफ उठा था। लौह अयस्क का लाल पानी यानी कि जो प्रदूषित लाल पानी उनके खेतों से होकर बह रहा था, जिससे उनकी जमीन बंजर, अनुत्पादक और खेती योग्य नहीं रह गई थी। आदिवासियों की आजीविका उनकी उपजाऊ और कृषि योग्य जमीन पर होने वाली उपज से जुड़ी थी। खनन से नाले जहरीले हो रहे थे और हवा प्रदूषित हो रही थी। मौजूदा समुदायों और उनके मवेशियों की आजीविका और स्वास्थ्य गंभीर सामाजिक और राजनीतिक मुद्दे बन गए थे। सागवान काटो आंदोलन के दौर में आदिवासियों का दमन और उत्पीड़न चरम सीमा पर था। आदिवासियों के द्वारा सागवान को जंगलों से काटने, अपने पारंपरिक शमशान के स्थलों पर पुनः गांव बसाने का प्रयास, इन सब को वन विभाग एवं बिहार सरकार ने दमन करने के हैसियत से अगस्त 1980 में 108 लोगों को गिरफ्तार करके गोवा थाना ले आया था। पहली बात तो इन लोगों को थाना से छुड़ाना था। लोगों में आक्रोश सागवान काटो आंदोलन के विरुद्ध सरकार के दमनपूर्ण कार्रवाई और लौह अयस्क के लाल पानी के प्रदूषण से भी मुक्ति चाहिए थी। पुलिस जुल्म बंद करने, स्थानीय मजदूरों को अस्थायी करने, झारखंड अलग राज्य बनाने सहित उपरोक्त उद्देश्य के लिए बुलाई गई 8 सितंबर 1980 की रैली में बड़ी संख्या में लोग शामिल होने वाले थे, खासतौर पर सोनुआ, गोइलकेरा और मनोहरपुर प्रखंडों से। बिहार राज्य ने रैली को दबाने हेतु सड़कों को अवरुद्ध करने के लिए बीएमपी को तैनात किया था और रेलवे मार्गों पर बीएमपी की कड़ी निगरानी थी और ट्रेनों की जाँच की जा रही थी। आंदोलनकारियों को हिरासत में लिया जा रहा था। आंदोलनकारी घने जंगलों से होते हुए घोषित स्थान की ओर बढ़ रहे थे, जहां उनके नेताओं द्वारा रैली को संबोधित किया जाना था। इस रैली के नेताओं में भुवनेश्वर महतो और बहादुर उरांव उस स्थान पर पहुंच चुके थे जहां लोगों को रैली के लिए इकट्ठा होना था। आंदोलनकारियों को गोवा हवाई अड्डा पर इकट्ठा होना था, रैली वहीं से शुरू होनी थी। गोवा हवाई अड्डा का एक्सटेंशन के लिए रूसी मोदी 6 सितंबर 1980 को गोवा आने वाले थे। चूँकि विभिन्न आंदोलनों से आदिवासियों को दिकुओं पर कोई भरोसा नहीं था, सो हवाई अड्डा का एक्सटेंशन के विरोध में लोग अपने गाय, बैल, भेड़, बकरी, भैंस आदि लेकर हवाई अड्डा में जम गए। नतीजन रूसी मोदी का जहाज नहीं उतर पाया। तो 8 सितंबर को आंदोलनकारी उसी हवाई अड्डा से रैली निकालकर पारंपरिक हथियारों और ढोल नगाड़ों से लैस होकर आगे बढ़ रहे थे। रैली को रोकने के लिए बीएमपी को तैनात किया गया था। जैसे ही रैली हवाई अड्डे से निकली, बीएमपी ने रैली को धमकाया और आगे बढ़ने से रोक दिया। लेकिन जंगल आंदोलन के आंदोलनकारी नहीं रुके और स्थानीय साप्ताहिक बाजार गोवा तक पहुंच गए। आंदोलनकारी साप्ताहिक बाजार में एकत्रित होने लगे जहां रैली होनी थी और उनके अग्रणी नेताओं द्वारा संबोधित किया जाना था। स्थानीय नेता बैसाखू गोप ने सभा को संबोधित करना शुरू किया। विरोध प्रदर्शन सुचारू रूप से चल रहा था। हालांकि बैसाखू गोप थोड़ा आक्रामक तरीके से सभा को संबोधित कर रहे थे। पुलिस ने आकर संबोधन को बाधित करने और सभा को तितर बितर करने के लिए भुवनेश्वर महतो को गिरफ्तार कर लिया। दूसरी ओर सभा ने भुवनेश्वर महतो को पुलिस के चंगुल से छुड़ाने के लिए खींच लिया। इसके साथ ही बैसाखू गोप को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस बहादुर उरांव को भी गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही थी। पुलिस के क्रूर व्यवहार के विरोध में आंदोलनकारियों के बढ़ते उत्साह के कारण सभा अनियंत्रित हो गई और पुलिस ने गोलीबारी शुरू कर दी। दूसरी ओर आंदोलनकारियों ने पुलिस पर तीर बरसाकर जवाब दिया। मौके पर ही 3 आंदोलनकारी और 3 बीएमपी मारे गए। बाकी जवान भागकर अपनी जान बचाए। पुलिस की गोलीबारी और पुलिस तथा आंदोलनकारियों की हत्या की घटना लोगों तक पहुंची और कुछ ही समय में पूरे राज्य में आग की तरफ फैल गई। घायलों को इलाज के लिए गोवा अस्पताल ले जाया गया। राज्य की मशीनरी और क्रूर हो गई और जामदा से और पुलिस बुलाई। बीएमपी ने गोवा अस्पताल पहुंचकर 8 घायलों को कतार में खड़ा करके गोली मारकर उनकी निर्मम हत्या कर दी। इलाज के लिए अस्पताल लाए गए घायलों को इस तरह खड़ा करके गोली मार देने की घटना से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिहार सरकार किस कदर आदिवासियों से घृणा कर रही थी और एक तरह से युद्ध छेड़ रखी थी कि कहीं पर भी मौका मिले तो मार देना है। कहने के लिए तो शहीदों के खून पसीने की कमाई से झारखंड अलग राज्य बना, लेकिन हकीकत तो यह है कि यदि भाजपा जैसी पार्टी नहीं होती तो झारखंड भी शायद इतनी जल्दी अलग राज्य नहीं बनता। 2000 के बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा के 67 विधायक जीते थे, जिसमें 34 तो झारखंड साइड से थे।
झारखंड अलग राज्य बनने पर 81 विधानसभा सीटों में 41 सीटों के साथ सरकार बनती है। सो अपने सहयोगियों के साथ भाजपा झारखंड में सत्ता में आ रही थी। उस समीकरण को अमली जामा पहनाया गया और झारखंड अलग राज्य बना। झारखंड के आदिवासियों को उस समय सत्ता की समझ बहुत ज़्यादा नहीं थी। बस शहीदों के खून पसीने से कमाई हुई झारखंड के रूप में जश्न में डूबा रहा। और उधर भाजपा सत्ता में आने के बाद सबसे पहले राज्य में लागू कानूनों को स्कैन करने में लगे रहे और दूसरा पूंजीपतियों को खान और खनिज देने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षरों की झड़ी लगा दी। 5-7 सालों में ही 60 के आसपास एमओयू भाजपा की सरकार ने पूंजीपतियों के साथ साइन कर लिए थे। तब जाकर फिर आदिवासियों को एहसास हुआ कि झारखंड तो लुट जाएगा। तो खैर वापस मुद्दे पे आते हैं। शहीदों के खून पसीने की कमाई से झारखंड राज्य बनने की बात एक तरफ, तो दूसरे तरफ भाजपा की झारखंड सरकार पूंजीपतियों से एमओयू में व्यस्त। बस समझ लीजिए, झारखंड अलग राज्य बनने के बाद भी शहीदों और आंदोलनकारियों को न्याय दिलाने की लड़ाई अभी भी जारी है। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि न्याय अभी बाकी है। सरकारों ने अपनी भूमिका से आदिवासियों को निराश ही किया। यदि सारंडा के प्राकृतिक जंगलों की जैव विविधता को सागवान के पेड़ से अभी भी नुकसान हो रहा है, लौह अयस्क का लाल पानी आदिवासियों के इकोसिस्टम को अभी भी प्रभावित कर रहा है और स्थानीय लोगों को अभी भी रोजगार के निचले स्तर पर रखा गया है, तब काहे का गुआ गोलीकांड की श्रद्धांजलि। डीकू ठेकेदारों की आदिवासियों को बहकाने से आंदोलन के स्वरूप में हुए बदलाव पर कोई सीख की चर्चा आदिवासी समाज आज भी नहीं कर पा रहा है। क्यों? बाकी तो राजनीति है, चलाते रहिए जहाँ तक चल रहा है। बिहार राज्य की क्रूरता भी आंदोलन को कुचल नहीं सकी, लेकिन झारखंड अलग राज्य बनने के बाद न्याय से ज़्यादा आश्वासन पर टिक गए हैं लोग। आप भी टिके रहिए कि जल, जंगल और ज़मीन हमारी विरासत है और रहेगी। सबों को धन्यवाद। जोहार।